Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। देखिए, डीप डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से मिशिगन साइक्लोन यहाँ पर इंटेंसिफाई हो जाएगा विद अप्रॉक्सीमेटली 80 to 19 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पर। अगर हम देखें तो ये जो हमारी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा जैसी जगहों पर यहाँ पर डिवास्टेटिंग सिचुएशन और बारिश होने के चांसेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इस पूरे साल भर की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन मिशोंग एक चौथा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं कि आखिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके पहले आप ये इमेज यहाँ पर देखिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब एक सर्टेन स्पीड यहाँ पर अटेन कर लेते हैं तो हम इन्हीं को हरिकेन्स या टाइफून्स के नाम से भी जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। पावरफुल स्टॉर्म होता है जिसमें एक लो प्रेशर की सिचुएशन यहाँ पर आपको यहाँ पर लो प्रेशर की सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। चूंकि इनके अकर होने की सिचुएशन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स के बीच में, इसीलिए हम यूजुअली इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। इनके बनने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहला होता है एक वार्म ओशनिक वाटर हमारे पास होना चाहिए और लगभग इसकी वार्म 26.5 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होनी चाहिए। वार्म वाटर की वजह से इसे एक नेसेसरी हीट मिलती है, मॉइस्चर मिल जाता है, जो एक तरीके का फ्यूल का काम करता है इस स्टॉर्म को क्रिएट करने में। दूसरी अगर हम बात करें तो हमें एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी की आवश्यकता है। देखिए, अनस्टेबल जो एटमॉस्फेयर होता है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलप होने में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। वार्म एयर सरफेस पे यहाँ से राइज करती है और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। सो हाई प्रेशर लो प्रेशर का मूवमेंट हमें देखने मिलता है। फिर अर्थ के रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से नदर्न हेमीस्फेयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन काउंटर क्लॉकवाइज और सदर्न हेमीस्फेयर में यही साइक्लोन्स आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगते हैं। अर्थ के इक्वेटर के पास अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स वीक होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पर नहीं बनते। ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 डिग्रीज 0 to 5 डिग्री के ऊपर हम बात करें तो विद इन 5 डिग्री पीरियड में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। 5 डिग्री से ऊपर यूजुअली ये बनते हैं। और जब यही साइक्लोन 74 mph या 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर शिफ्ट हो जाते हैं तो हम इन्हें हरिकेन्स या टाइफून का नाम दे देते हैं। डिपेंड करता है ये किस ओरिजिन में अकर हुए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनको टाइफून किन क्षेत्रों में बोला जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात करते हैं हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, जिसकी वजह से दिल्ली बन गया है अनसेफ फॉर द विमेन। चलिए इस डेटा को यहाँ पर देखिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की कंडीशन देखिए किस तरीके से आपको देखने मिल रही है। चिल्ड्रंस, किडनैपिंग, एल्डरली एटसेट्रा एक्सेट्रा, और ये पूरा का पूरा चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट 2022, और इसमें पता चला है कि दिल्ली बन गया है सबसे ज़्यादा अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी वुमेन्स के लिए इंडिया में। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एवरेज 3 रेप केसेस आपको हर दिन देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 14,158 ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर वुमेन्स के साथ किसी न किसी प्रकार का क्राइम यहाँ पर किया जाता है। इस मार्क की वजह से ये तीसरा कॉन्जिक्यूटिव ईयर बोला जा सकता है जब दिल्ली में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम रजिस्टर्ड किए गए हैं वुमेन अमंग 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। देखिए, अलग अलग केसेस में अलग अलग डेटा हमें देखने के लिए मिल जाएगा। 129 केस लगभग आपको डाउरी की वजह से डेथ के देखने के लिए मिल जाएंगे। लगभग 3000 से ज़्यादा केसेस हमें किडनैपिंग और अबडक्शन के देखने मिल जाएंगे। 1000 से भी ज़्यादा केसेस हमें ऐसे देखने मिल जाएंगे जो रेप से संबंधित हैं। अलॉन्ग विद दैट क्रुएल्टी बाय हस्बैंड्स या रिलेटिव्स की बात करें तो 4000 से ज़्यादा केस हमें देखने के लिए मिलेंगे।
पुलिस एफर्ट्स या अफेयर्स की अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो पुलिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है FIR उनको एक्सेसिबल बनाया जा सके सो दैट पीपल कैन ईजीली कम एंड रिपोर्ट द केसेस। ओके, अगर हम ओवरऑल क्राइम ट्रेंड के बारे में बात करें तो इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि लगातार जो सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली अगर हम 60+ अबव एज की बात करें तो इनके साथ जो क्राइम्स है ये बढ़ते जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी संख्या है साइबर क्राइम की। चलिए बात करते हैं NCRB के बारे में। सो NCRB को सेट किया गया था 1986 में, ताकि ये एक इन्फॉर्मेशन जो क्राइम और क्रिमिनल्स को रिलेटेड है उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन बता सके और इन्वेस्टिगेटर्स को एक लिंक यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। इसको रिकमेंड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, बाय दी टंडन कमेटी। ठीक है, नेशनल पुलिस कमीशन 1977-81 और MHA टास्क फोर्स 1985 के द्वारा। NCRB की बात करें तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये कोऑर्डिनेट करेगा, साथ ही मॉनिटर करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क को और सिस्टम को। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर न्यू दिल्ली में हमें इनका हेड ऑफिस देखने के लिए मिलता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है जो आप याद रखेंगे। फिंगरप्रिंट्स इन इंडिया इसका पब्लिकेशन है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया एंड रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग women and children in India. These are certain very important reports which are released by the NCRB. चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, which is talking about 1 recriminalizing adultery. देखिए बात की जा रही है व्यभिचारिता को लेकर, एडल्ट को लेकर। हुआ क्या है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स में इस बात को फिर से यहाँ पर लाया गया है कि जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का नियम है जिसके तहत डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है एडल्ट्री को, इसको वापस लेकर आया जाए, लेकिन इसको क्रिमिनलाइज भी बनाइए बट जेंडर न्यूट्रल हमें इसे बनाने की ज़रूरत है। अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, एडल्ट्री लॉज की बात करें तो इंडिया में आर्टिकल सेक्शन 497 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एडल्ट्री की बात की जाती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में डिक्लेयर कर दिया है कि एडल्ट्री कोई भी क्राइम नहीं है, बट इट कुड बी अ सिविल मैटर, इट कैन बी अ रीज़न फॉर द ग्राउंड फॉर द डिवोर्स, लेकिन इसको क्रिमिनलाइज नहीं माना जा सकता। ऐसे में बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स का बोलना है, या अगर हम पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो देखिए एडल्ट्री को यहाँ पर बोला है जेंडर न्यूट्रल करिए। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर ये जेंडर न्यूट्रल यहाँ पर किस लिए बोला जा रहा है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें और अलग अलग जगह के बारे में देखें तो एडल्ट्री को एक टॉर्ट माना जाता है, या सिविल फॉर्म में आप नैतिक रूप से देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ में गलत माना जाता है। ओके, अब देखिए जेंडर न्यूट्रलिटी का कंसर्न क्यों है। एडल्ट्री लॉज की अगर हम बात करें तो इनके जेंडर न्यूट्रल होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो विमेंस हैं जिनको अभी तक अपने हस्बैंड्स की प्रॉपर्टी समझा जा रहा था, पहले तो उस चीज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के, उसे सेट किया जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर ये जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारी LGBTQ+ कम्युनिटी को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। ऐसे लोग जो लिव इन में रह रहे हैं और दे आर विद देयर पार्टनर्स, क्योंकि हम लिव इन रिलेशनशिप अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड से ऊपर हो जाता है तो उसे एज अ मैरिज ही कंसीडर किया जाता है, इनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। नाउ द क्वेश्चंस का कि आखिर एडल्ट्री है क्या। मैं अगर आपको बोलूँ व्यभिचारिता, देखिए जब भी कोई एक मैरिड पर्सन है, ठीक है, जब भी एक मैरिड पर्सन किसी भी ऐसे व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से एक वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं जो कि उसके पार्टनर नहीं हैं, उसको हम यहाँ पर व्यभिचारिता या एडल्ट्री बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में IPC 497 को यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब यहाँ पर होता क्या था, देखिए इस कानून में क्या बोला था, किसी भी पुरुष के लिए किसी अन्य पुरुष की पत्नी, ठीक है, मान के चलिए देयर इज़ अ पर्सन A एंड पर्सन B, तो किसी भी पुरुष के लिए किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ उस पुरुष की सहमति के बिना
किसी भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स करना अपराध बना दिया गया है। अब इसमें हो क्या रहा था, आप बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है, सही तो है। अब देखिए यहाँ पर जो विमेन्स हैं उनको अपने हस्बैंड्स की प्रॉपर्टी माना जा रहा है और व्यभिचार करने वाली महिलाओं के लिए किसी सदा का प्रावधान नहीं करता था। ऐसे में अगर हम वर्तमान में बात करें तो आज की डेट में व्यभिचारिता को अपराध नहीं माना जाता, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इसको हम एक तलाक का ग्राउंड मान सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे होना क्या है। देखिए अगर कोई भी सपोज ए मेल यहाँ पर जानते हैं कि बी की वाइफ है सी, और ये जानते हुए भी इनके साथ सहमति से या मतलब चाहे कंसेंट हो उसके बाद भी अगर इनके साथ ही किसी भी तरीके के सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हैं तो बी ए के खिलाफ यहाँ पर केस कर सकता है। अब ऐसे में देखिए ए को 5 साल की सज़ा या जुर्माना भी दिया जा सकता है। ऐसे में सिर्फ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पर एक केस के अंदर रखना इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, और इसीलिए बात की जा रही है कि एडल्ट्री की जब आप बात कर रहे हैं तो इसको क्रिमिनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब इसे डिक्रिमिनलाइज किया गया था तो इसके लिए बहुत सारे मुद्दे रखे गए थे कि देखिए जो व्यक्ति हैं इनको एक फ्रीडम होती है, दे कैन चूज़ देयर पार्टनर। ऐसे में एडल्ट्री को हमें क्राइम नहीं करना चाहिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करते हैं एक सरप्राइजिंग इवेंट यहाँ पर हुआ है जहाँ पर मेटा, इसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, इन सभी ने यहाँ पर लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट द यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ऑन नवंबर 29। एक लीगल एक्शन यहाँ पर लेने की बात की जा रही है इन एन अटेम्प्ट बाय मेटा टू प्रिवेंट द रीओपनिंग ऑफ द प्रायर प्राइवेसी सेटलमेंट दैट मैंडेट $5 बिलियन पेमेंट बाय द सोशल मीडिया जायंट। बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस को लेकर तो 2019 में मेटा, जिसे हम फॉर्मली फेसबुक के नाम से जानते थे, ये एग्री हुए थे एक प्राइवेसी सेटलमेंट को लेकर विद एफटीसी, मतलब फेडरल ट्रेड कमीशन यूएस। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर $5 बिलियन की पेनल्टी लगी थी, जो कि अभी तक की लगाई गई सबसे बड़ी पेनल्टी थी व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी वायलेशन। एफटीसी की बात करें तो इन्होंने प्रपोज किया मॉडिफिकेशन टू 2019 एग्रीमेंट, जिसके तहत जो मेटा है इसको नॉन कंप्लायंस करने को लेकर विद द प्रीवियस टर्म इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। रेगुलेटर एक्यूज्ड मेटा की बात करें तो यहाँ पर एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स अबाउट द मैसेंजर किड्स ऐप एंड मिस इंटरप्रिटेटिंग ऐप डेवलपर्स और प्राइवेट यूज़र डेटा को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाए गए थे। एफटीसी ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए दैट मेटा वुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम द प्रॉफिटिंग फ्रॉम डेटा कलेक्शन, ऐसे यूज़र का जो कम से कम 18 साल से कम के हैं। दूसरा यहाँ पर लगाया गया कि जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल को लिमिट कर दिया गया। साथ ही जो डेटा है फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी प्रोडक्ट उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए बाय एफटीसी की मेटा ऐसे डेटास का कम से कम इस्तेमाल करेगा। वहीं और इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि मेटा कोई भी अपना नया प्रोडक्ट यहाँ पर ना ही लॉन्च कर सकता है ना ही फीचर करेगा। इसी का रिजल्ट हुआ कि यहाँ पर एफटीसी ने ये क्लेम किए हैं कि देखिए कहीं ना कहीं एक तरीके का ये पॉलिटिकल स्टंट है जिसके तहत हमारे ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। अब देखिए इस चेंज से होगा क्या। मेटा ने रिपोर्ट किया है लगभग Q3 रेवेन्यू $34.15 बिलियन का 23% के इंक्रीज़ के साथ। हालांकि कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारा कंसर्न भी जताया है कि जब उनको बहुत सारे फ्यूचर फाइनेंशियल रिजल्ट की अगर हम बात करें, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों का इनपुट यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसे में दे विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू एफटीसी। इन पर बहुत सारे लॉ सूट यहाँ पर लगाता चलेगा। बहुत कुछ याद रखने के लिए नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से चीज़ों को डील किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट ऑफ पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग। चलिए पूरे आर्टिकल को समझने के पहले सबसे हमें जानना होगा जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है एक कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को ऑफ द ऑर्गेनिज्म जीनोम।
जीनोम की अगर हम बात करें तो ये एक पूरा का पूरा सेट है जेनेटिक मटेरियल का, जिसके अंदर हमारे जेनेटिक नॉन जेनेटिक सीक्वेंसिंग देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, उसे एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में लेकर जाते हैं। की कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए, डीएनए और जेनेटिक कोड्स को। तो डीएनए, जिसे हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरी होते हैं डेवलप करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो ये डीएनए के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से पाए जाते हैं, जिन्हें यूजुअली हम कुछ लेटर्स लाइक ए, टी, सी या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए मीन्स एडेनाइन, टी मीन थायमीन, C means cytosine and G mean guanine। ओके, जीनोम कंपोजिशन की बात करें तो जो जीनोम है ऑर्गेनाइजेशन का, ये कंप्लीट सेट है डीएनए का, जिसके अंदर ये सारे के सारे जीन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन जीन्स की बात करें तो इनके अंदर अपने अलग डीएनए कोड्स होते हैं, इनके अपने आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन में काम करते हैं। जीनोम सिक्वेंसिंग की प्रोसेस की बात करें तो ये जीनोम सिक्वेंसिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है जब डेटा को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है कलेक्शन किया जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से आप देखेंगे स्मॉल सैंपल्स लिए जाते हैं ब्लड, सलाइवा, टिश्यू में, जिनके हमारे डीएनए कैरी करते हैं। इस डीएनए को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है फॉर सैंपल यूजिंग लेबोरेटरी टेक्निक। जो एक्सट्रैक्टेड डीएनए होता है, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट दिया जाता है ताकि इसकी सीक्वेंसिंग और मैनेजेबल हो सके। फिर टेक्नोलॉजी की सहायता से, जैसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की सहायता से डिटरमाइन किया जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका ऑर्डर यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो हम अगर इसके सीक्वेंस की बात करें, इसके स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले डीएनए शेयरिंग हमें देखने के लिए मिल जाता है। डीएनए शेयरिंग के बाद डीएनए बार कोडिंग होती है, फिर आता है आपका डीएनए सीक्वेंसिंग और फाइनली हमें देखने मिलता है डेटा एनालाइजेशन। मतलब डेटा शेयरिंग की बात करें तो मॉलिक्यूल्स को सिजर्स के द्वारा कट किया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। इसकी वजह से जो मिलियन ऑफ बेसेस यहाँ पर क्रिएट होते हैं, इनको डिवाइड किया जाएगा। बार कोडिंग की बात करें, छोटे छोटे पीसेस को यहाँ पर टैग या बार कोड किया जाएगा, जिसके अंदर एडिट साइंटिफिक आइडेंटिटी या जितना भी पीस ऑफ शेयर डीएनए है उसको यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। डीएम सीक्वेंसिंग की बात करें तो मल्टीपल, जैसे हम बैक्टीरिया के एग्जांपल से यहाँ पर बात करें, मल्टीपल बैक्टीरिया बार कोड यहाँ पर लेकर आए जाएंगे। सब बैक्टीरियल्स की एक सीक्वेंसिंग होगी लाइक ACTG, जिसकी वजह से इन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और फाइनली डेटा आइडेंटिफाई होगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम से कोशिश किया जा रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर, जिसके अंदर जो डीएनए से संबंधित प्रॉब्लम है उनको कट किया जा सकता है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया काम कर रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर, जिसके अंदर इंडिया एक प्रोग्राम चला रहा है विच इज़ दी इंडीजेन प्रोग्राम। लॉन्च किया गया था 2019 में, ताकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है या इसके जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एंड नंबर ऑफ एथनिक ग्रुप आपको देखने मिल जाएंगे। तो इंडिया कुड बी द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास बहुत बड़ा जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा हो सकता है। इसकी वजह से जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, एक पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्रिएट करना, एक बहुत बड़ा जीनोम डेटा क्रिएट करना, ये इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसी के अलावा इंडिया में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको यहाँ पर मदद कर रहा है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक एग्जीक्यूटिवली कैटलॉग क्रिएट करना है जेनेटिक वेरिएशंस को लेकर, जो इतने भी इंडिया में पाए जाते हैं। एक रेफरेंस हैप्लोटाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। लो कॉस्ट जीनोम वाइड एरे यहाँ पर क्रिएट करना है ताकि रिसर्च की जा सके, डायग्नोशंस किए जा सकें, और एक बायो बैंक डीएनए और प्लाज्मा का यहाँ पर तैयार करना है फॉर द फ्यूचर रिसर्च। सो दिस इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए,
Moving on to the next article of the day, and we are talking about the inclusivity and we are talking about the disability. Disability की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, जेंडर वल्नरेबिलिटी, डिमांड नॉनसेंस कंसीडरेशन, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया भर में 1.3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि डिसेबिलिटी से यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, चाहे आप रूरल एरियाज़ की बात करें या फिर अर्बन एरियाज़ की बात करें। ऐसे में फिज़िकली प्रॉब्लम होने के अलावा इकोनॉमिकल वल्नरेबिलिटी होना, पॉवर्टी होना, लिमिटेड एजुकेशनल एक्सेस होना, सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना कंडीशन को वर्स कर देता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन पीपल आपको डिसेबल देखने मिलेंगे विद 80% इन डेवलपिंग कंट्रीज़ और बाकी 70% आपको रूरल एरियाज़ में देखने के लिए मिलेंगे। करंट सोसाइटल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी खास ध्यान नहीं दिया जाता व्हेन इट कम्स टू डिसेबिलिटी। रिजल्ट क्या हो जाता है, इनका एक्सक्लूजन होने लगता है, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है। अब इंक्लूजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, इंक्लूजन या समावेशन की जब हम बात करते हैं तो पीपल विद डिसेबिलिटी वर्कफोर्स एरिया में देखें तो वो बहुत ही पोटेंशियल बूस्ट हमारे लिए क्रिएट करते हैं ग्लोबल जीडीपी का बाय 3 to 7%। और ये बात हवा में नहीं की जा रही है, इस बात को, इस डेटा को रख रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे में अगर हमें एडवोकेसी करनी है, राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ एट वर्क, तो ये डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है जहाँ पर कुछ कंसीडरेशन करना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात की जा रही है विच इज़ दी फॉर वर्सेस बाय। फॉर वर्सेस बाय अप्रोच की अगर हम बात करें तो एक डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंस बिटवीन एक्शन डन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्शन डन बाय देम। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज कर देता है। हमें इंक्लूजन करना है, हम इनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं या इनके द्वारा हमारे साथ मिलकर क्या कदम उठाए गए हैं, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सारी कंडीशन ठीक है, लेकिन जब हम बात कर लेते हैं रूरल एरिया की तो इंडिया में आप देखेंगे शहरों में तो फिर भी आपको स्कूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इंक्लूसिव स्कूल, स्पेशल स्कूल्स देखने मिल जाएंगे, बट रूरल एरिया में कंडीशन बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें, यूडीआईडी कार्ड, एम की बात करें, तो यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस फैलाने की काम किया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के काम किया जा रहा है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात करें तो जहां उनके पास लिमिटेड एक्सेस होता है, एजुकेशन के लिए अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम से कम हमें देखने मिलती है रूरल एरियाज़ में। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, और इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज़ द स्पार्क प्रोजेक्ट। प्राइवेट सेक्टर एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है डिसेबिलिटीज़ को अपलिफ्ट करने में, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्पार्क प्रोजेक्ट, जिसको इनिशिएट किया गया है ILO विच इज़ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड दी IFAD, जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी स्पेशली जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उनको अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, इनको गैदर किया जाता है, कम्युनिटी को अवेयर किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और साथ ही जो विमेंस हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये सभी मिलकर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर काम करते हैं। चलिए, तो ये तो था इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। हमें समझना होगा यूडीआईडी कार्ड को लेकर कि व्हाट इज़ दिस यूडीआईडी कार्ड। देखिए, यूडीआईडी कार्ड के बारे में बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड। एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको लॉन्च किया गया था अंडर द पार्ट ऑफ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि एक टूल की तरह काम करेगा ताकि जितनी भी प्रोसेस हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं जो हमारे दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई हैं, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर सभी को बेनिफिट किया जा सके। यूडीआईडी कार्ड के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक जिस तरीके से
जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है, इनके पास आधार कार्ड के अलावा हर व्यक्ति की उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उसे एक यूनिक आईडी जनरेट की जाती है, ताकि इनका अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो और वेरिफिकेशन किए जा सके। इस कार्ड की बात करें तो इसके अंदर किसी भी व्यक्ति का एक इंडिविजुअल डेटा, उनकी डिसेबिलिटी कितनी है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, किस स्टेज की डिसेबिलिटी है, क्या क्या बेनिफिट्स या सोशल सर्विसेज इनको दी जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। इसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट रीजन या अलग अलग जगह पर इसके बीच में इन यूनिफॉर्मिटी होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। बात करें यूडीआईडी कार्ड के लाने की, तो देखिए जितना भी डिसरप्टमेंट है उसको ख़त्म करना, एक इंक्लूसिव पॉलिसीज़ क्रिएट करना, इजी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना ताकि आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, और इम्पॉर्टेंट जितनी भी सर्विसेज हैं उनको क्रिएट किया जा सके फॉर दी डिसेबल्ड पर्सनस। दीज आर दी मेन एम ऑफ यूडीआईडी कार्ड स्कीम। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन इज रिलेटेड विद द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा बात कर रहा है चैलेंजेस फेस्ड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इट गोना बी वेरी इजी आंसर फॉर यू। आपके लिए वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। आप अपना आंसर लिखकर उसका फ़ोटो क्लिक करके नीचे दिए गई लिंक पर, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर अपलोड कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू आंसर्स लिखने के लिए। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हों या इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, आप अपना आंसर अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। वी विल चेक, वी विल असेस एंड वी विल लेट यू नो कि आपका आंसर कितना अच्छा था या उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.